हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। 50 का पति 25 की पत्नी। मयंक कनाडा से वापस आया था और उसकी शादी का कोई भी विचार नहीं था, क्योंकि जब वो इंडिया में रहा करता था तब उसका दिल बुरी तरह एक लड़की ने तोड़ दिया था जिसका नाम पल्लवी था और उसी के दोस्त से शादी करके वो सेटल हो गई थी। अब मयंक कनाडा से वापस जैसे ही आया तो उसकी माँ ने धीमी आवाज में उसे बोला, मयंक, तू तो कनाडा में जाकर अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन तूने कभी सोचा है कि तेरी माँ यहाँ कैसे रहेगी। वो भी तो चाहती है कि इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, लेकिन तूने अभी तक शादी नहीं की। तेरे पिता के बाद मैंने तुझे अकेले पाला। क्या तू मुझे पोते पोती का सुख नहीं देगा। मयंक अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो गया। उसने अपनी जिंदगी के कई साल अकेलेपन में गुजारे थे और अब वो अपनी माँ की ममता के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहा था। माँ, इन सब बातों के बारे में बात करके क्या ही फायदा। अब तो पहले भाई के बच्चे भी बहुत बड़े हो गए और अब इस उम्र में कोई लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी। लोग भी हंसेंगे कि इस उम्र में दूल्हा बन रहा है। पल्लवी पल्लवी पल्लवी, अरे पल्लवी के काले जादू से बाहर आ जा बेटा। उसने तुझे आज से 20 साल पहले छोड़ा था। अब तू 50 साल का हो गया है। अब तुझे भी अपना घर बसा लेना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कब तक उस बेवफा की यादों में खुद को जलाता रहेगा। माँ, मैं उसकी यादों के सहारे ही जी लूंगा। वो धोखेबाज हो सकती है, लेकिन मैं तो धोखेबाज नहीं हूं ना। मैं उससे बहुत प्यार करता था। अगर वो मुझे छोड़कर चली भी गई तो अभी मैं किसी और से शादी करके उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। तुझे मेरी कसम है, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा अगर तू किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुझे अब शादी करनी ही होगी, अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए। मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही हाँ कर दे बेटा। अपनी माँ की जिद के आगे अब मयंक शादी के लिए हाँ कर देता है। दरअसल इतने सालों से पल्लवी के धोखा देने पर वो कनाडा जाकर शिफ्ट हो गया था। अब उसकी माँ उसके लिए लड़की देखना शुरू करती है और उसके लिए सौम्या नाम की एक 25 साल की सुंदर लड़की का रिश्ता फाइनल कर देती है। मयंक भी बिना सौम्या को देखे ही उससे शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही फेरे होते हैं और मयंक सौम्या को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और अपने मन में कहता है, इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी क्यों कर रही है। 50 साल का पति और 25 साल की पत्नी, आखिर क्यों? क्या मजबूरी रही होगी इस लड़की की जो इसने अपनी उम्र से दोगुने बड़े आदमी को पसंद किया। कहीं इसके पीछे कोई गहरा राज तो नहीं। मयंक अपने मन में बहुत सारे ख्याल बना लेता है। वो समझ जाता है कि सौम्या ने सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की है। जैसे ही सुहागरात की सेज पर सौम्या बैठी हुई थी तो मयंक उसके पास जाता है और बड़े ही गुस्से के अंदाज में कहता है, क्या हुआ, किसी गरीब घर से हो जो मुझ जैसे बुड्ढे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम जानती हो ना, मैं 50 साल का हूं और तुमसे कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा और तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगी। फिर सिर्फ पैसों के लिए तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो। आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस शहर के सबसे बड़े जूलर की बेटी हूँ। मैं हरिराम सेठ की इकलौती बेटी हूँ। मैंने आपसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। मेरे पास पहले से बहुत धन दौलत है। मयंक ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लगा था कि एक 25 साल की लड़की सिर्फ उससे पैसों के लिए ही शादी कर सकती है। जब वो ये जानता है कि उसकी पत्नी बहुत अमीर आदमी से ताल्लुक रखती है तो वो और भी उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, जब तुम इतने बड़े ज्वेलर की बेटी हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। मुझे समझ में नहीं आया सौम्या। शादी के मंडप से लेकर अब तक मैं यही सोचता रहा कि तुम सिर्फ मेरे पैसों के पीछे मुझसे शादी करके इस घर में आ गई हो, लेकिन आखिर असली वजह क्या है। जब कुछ महीनों के प्यार के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी पल्लवी के नाम कर दी तो फिर मैं तो आपसे शादी करके खुद को खुशनसीब मानती हूँ। पूरे मोहल्ले और पूरे शहर को आपकी उस सच्ची मोहब्बत के बारे में पता है। मुझे भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा ही वफादार और मोहब्बत करने वाला चाहिए था। अब आप दुनिया से पहले जाते हैं या मैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। साथ बिताया हर पल सच्चा होना चाहिए, बस। मयंक जब सौम्या के मुंह से ये बात सुनता है तो भावुक होकर टूट जाता है। आज तक कभी भी उससे किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी और न ही उसके दिल की मोहब्बत को, उसके दर्द को समझा था। अब धीरे धीरे मयंक और सौम्या एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी भी अपने पति अनुराग के साथ उनके मोहल्ले में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन जब सौम्या और मयंक कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे थे तभी वहां पर पल्लवी और अनुराग भी किस्मत से पहुंच जाते हैं और पल्लवी तंज कसते हुए कहती है, अच्छा है मयंक, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई तो मिला।
मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे तुम्हें छोड़कर जाने के बाद तुम सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले रोते रहोगे, लेकिन क्या बात है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। 50 साल के बच्चे को 25 साल की पत्नी मिल गई। लगता है कनाडा के डॉलर्स ने कमाल कर दिया। जो भी हो पल्लवी, लेकिन ये तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है। भले ही तुम अभी 45 साल की हो गई हो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जवान और हसीन लग रही हो। सौम्या तो तुम्हारे आगे बिल्कुल फीकी और साधारण है। सौम्या ये बात सुनकर नजर झुका लेती है और मयंक को, भले ही सौम्या तुम्हारे आगे फीकी हो सकती है पल्लवी, क्योंकि तुम्हें तो लोगों का खून पीकर खुद को जवान रखना आता है। आखिर चुड़ैल यही तो करती है। पहले तुमने मेरी खुशियां खाई और अब तुम अनुराग का पैसा खा रही हो। पूरा शहर जानता है कि तुमने अनुराग से शादी इसीलिए की क्योंकि उस समय वो मुझसे ज्यादा अमीर था। क्या ये सब छोड़ो, सुना है अनुराग का बिजनेस लॉस में चल रहा है और तुम दोनों तलाक लेने वाले हो। मैं भले ही कनाडा से आया हूं, लेकिन खबर मुझे सारी रहती है। मयंक की ये खरी खोटी सुनकर पल्लवी का चेहरा उतर जाता है। मयंक अब सौम्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन पल्लवी अपना बैग लेकर मयंक के घर आ जाती है। मयंक आधी रात को दरवाजा खोलता है और उसका पूरा परिवार वहीं जमा होता है। मयंक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस अनुराग के साथ रहने का फैसला बिल्कुल गलत था। जब से तुम कनाडा से आए हो तब से मुझे एहसास हुआ कि तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल कर लिया है। वो अनुराग तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने इस सौम्य से शादी सिर्फ मुझे जलाने के लिए की थी और तुम्हारी ये चाल कामयाब हो गई है। मैं बहुत जल रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मयंक कुछ समझ नहीं पाता। वहीं सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दबी हुई आवाज में कहती है, ठीक है मैडम, अगर आप इनके साथ रहना चाहती हैं तो ठीक है। वैसे भी समाज में मेरे साथ चलते हुए शायद मयंक जी को शर्म आती होगी कि 50 साल का पति 25 साल की पत्नी लेकर चल रहा है। मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ ताकि आप दोनों अपनी पुरानी मोहब्बत पूरा कर सके। सौम्या ये बोलकर रोते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तभी मयंक दौड़कर सौम्या का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपने गले से लगाकर कहता है, सौम्या, तुम्हारे अंदर तो सांसें बसती है मेरी। तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? अरे जब तुम जैसी सुंदर जवान और नेक दिल लड़की मेरी पत्नी है तो मैं इस धोखेबाज बुढ़िया के साथ क्यों रहूंगा? पल्लवी, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन उसके रंग रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव से, जो अब खत्म हो चुका है। अब न तुम्हारे अंदर रंग रूप है और ना ही अच्छा चरित्र। फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? पल्लवी गुस्से और अपमान में वहां से वापस अपना सामान लेकर चली जाती है और वहीं सौम्या प्यार से मयंक से अपने दिल की बात कहती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मयंक। मैं वादा करती हूँ कि भले ही जिंदगी हमें एक दूसरे का साथ कितने ही साल तक क्यों ना दे, वो साल हम बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जिएंगे और हमेशा एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते रहेंगे। मयंक सौम्या को गले लगा लेता है और उसके बाद उन दोनों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और जल्दी ही सौम्या एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और इस तरह मयंक का परिवार भी पूरा हो जाता है। मयंक को भी सालों बाद ही सही, लेकिन ये समझ में आता है कि किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। जिंदगी वक्त की वो गाड़ी है जो हमेशा चलती रहती है और सही वक्त पर सही इंसान को हमसे मिला ही देती है। मोहित की शादी रोशनी से हुई थी, लेकिन मोहित रोशनी की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था क्योंकि मोहित शेफाली नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था जो कि मॉडल बनने के लिए मुंबई चली गई। ऐसे एक दिन रोशनी उसके लिए बिस्तर पर चाय लेकर आती है और कहती है, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। आज मैंने आपके लिए चाय में अदरक भी डाली है क्योंकि धीरे धीरे सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो इससे आपको सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होगी। मोहित तो बंगड़ाई लेते हुए उठता है और, तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो। जब मुझे उठने का मन होगा तो मैं खुद उठ जाऊंगा। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब उठना है और कब नहीं। माफ कर दीजिए, मैंने तो बस आपको ऐसे ही जगाया था, मेरा इरादा कुछ और नहीं था। ये चाय मैं पी लूंगा, अब जाओ जल्दी से मेरा नाश्ता लगाओ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। आज मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। रोशनी ये बातें सुनकर नजरें झुका लेती है, जिसके बाद वो मोहित का नाश्ता लगाने के लिए चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो उसे उसकी सास मिलती है और कहती है, क्या हुआ, आज भी मोहित ने तुझसे बदतमीजी से बात की ना? जब वो तुझसे इतनी बदतमीजी से बात करता है तो फिर भी तो उसके आसपास क्यों घूमती रहती है? उसे उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, वो जैसे भी है मेरे पति है, फिर मैं उन्हें उनके हाल पर कैसे छोड़ सकती हूँ? अब भी ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही है माँ जी। ठीक है, मैं तो शुरू से चाहती थी कि मुझे एक अच्छी बहू मिले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी सीधी बहू मिल जाएगी जो इस तरह मुझे निराश करेगी। मुझे लगा था तू मेरे बेटे को सुधार देगी,
लेकिन तूने तो उसे और सर पर चढ़ा दिया है। अब रोशनी कुछ और नहीं कहती और मोहित के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही मोहित तैयार होकर ऑफिस जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी सोफी उसे गले से लगा लेती है और कहती है, सर आप जानते हैं मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपने आने में बहुत समय लगा दिया। मैंने आपके लिए ब्लैक कॉफी भी बनाई थी जो अब ठंडी हो गई। क्या हो गया अगर कॉफी ठंडी हो गई तो? मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। उसी को देखकर मेरा मन लग जाएगा। मोहित की बात सुनकर सोफी भी शर्मा जाती है। ऐसे ही अब दोनों कुछ पल साथ में बिताते हैं। तभी मोहित को रोशनी का कॉल आता है और रोशनी फोन पर कहती है, मोहित आप ऑफिस से कब तक घर आओगे? आप जानते आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। जब मुझे आना होगा तब मैं आ जाऊंगा। तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए फोन रख दो और अगर दोबारा तुम्हारा फोन आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशनी बात सुनकर कॉल काट देती है। दरअसल जितनी भोली और प्यारी रोशनी थी उसका पति मोहित उतना ही बिगड़ा और अय्याश था। लेकिन फिर भी रोशनी अपने रिश्ते के लिए, परिवार के लिए मोहित को नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन रोशनी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो मोहित के पास आती है और कहती है, मोहित मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे और हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। ओह वाह रोशनी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझे तलाक देकर जाने वाली हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पहले ही बता देती, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपको तलाक देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? मुझे आपके साथ उम्र भर रहना है। मोहित ये बात सुनने के बाद बुरा सा मुंह बना लेता है और जैसे ही रोशनी उसे कुछ बताने लगती है कि तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और कहती है, मोहित रोशनी अभी के अभी नीचे आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। सुमन की बात सुनने के बाद जैसे ही मोहित और रोशनी नीचे जाते हैं तो नीचे सोफी खड़ी होती है जो कि झूठ बोलते हुए कहती है, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी अब, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि हम दोनों से गलती हो गई। मोहित दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं कहाँ जाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ आ गई। ये बात सुनकर जहाँ रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है तो वहीं मोहित भी हैरान था। सुमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बेटे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन रोशनी और सुमन दोनों ही जानते थे कि मोहित बहुत बड़ा अय्याश है और सोफी के अक्सर ही कॉल्स मैसेज आया करते थे। ये सब सुनने के बाद मोहित ने कहा, ये तुम क्या बात कर रही हो सोफी? मैं तुमसे हंसी मजाक करता था। हाँ माना हमारे बीच में कुछ रोमांटिक पल थे, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जिससे तुम प्रेग्नेंट हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हैं? आपने हमारे ऑफिस की नेहा के साथ भी यही किया था, उसने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। जब तक आप मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाते मैं नहीं जाने वाली। सोफी बोलकर वहीं रहने लगती है। अब किसी के पास और कोई चारा भी नहीं था कि वो उसे घर से निकालते, तो वहीं मोहित बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था कि तभी रोशनी उसके पास आती है और पूछती है, क्या हो गया मोहित जी, आप इतना उदास क्यों हैं? मेरी इतनी बड़ी गलती घर में आकर बस गई है और तुम कह रही हो मैं उदास क्यों? मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मेरी खुद की माँ भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ किया होता तो आप मुझे साफ साफ बता देते। मोहित ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, रोशनी जब मेरा खुद का परिवार, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझ पर यकीन नहीं कर रही, तो तुम मुझ पर इतना यकीन कैसे कर सकती हो? क्योंकि वो आपकी माँ है और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, यानी आपके शरीर का आधा हिस्सा। और जब आप मुझे पसंद नहीं करते और जब आपने ये बात मुझे साफ साफ बता दी, यहाँ तक कि आप सारी बात बता देते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आपने सोफी के साथ कुछ भी किया होता तो वो भी आप मुझे साफ साफ बता देते, छुपाते नहीं। इस पर मोहित को ये एहसास होता है कि रोशनी सच में बहुत अच्छी है और उसे कितने अच्छे से समझती है। साथ ही रोशनी ये वादा करती है कि वो सोफी की सच्चाई सभी लोगों के सामने लाकर रखेगी। ऐसे एक दिन एक आदमी सफेद कोट पहनकर उनके घर आता है, जिसे देखकर सोफी भी हैरान हो जाती है और रोशनी कहती है, फिक्र मत करो सोफी, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये वकील साहब है और ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। ये किसी को भी नहीं बताएंगे और तुम्हारा डीएनए टेस्ट करेंगे, जिससे साफ पता चल जाएगा कि ये बच्चा मोहित जी का है या नहीं। इसमें डीएनए टेस्ट करने की क्या जरूरत है? जब मैं बोल रही हूँ ये बच्चा मोहित जी का है तो ये बच्चा मोहित जी का ही है। अब इसमें कुछ भी पूछने या जानने की क्या जरूरत है? मुझे तो अपने इस पति पर पूरा भरोसा है कि ये बच्चा उनका ही होगा, लेकिन वो इस बात को मानने को राजी नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, जिसके बाद तुम उनसे शादी करके इस प्रॉपर्टी की आधी मालकिन बन जाओ। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम एक डीएनए रिपोर्ट तैयार कर लें। बस ये एक फॉर्मेलिटी है,
तुम डर क्यों रही हो? कि तभी अतुल नाम का एक लड़का पीछे से निकल कर आता है और कहता है, ये डर रही है क्योंकि ये बच्चा मेरा है। इसने झूठ बोला, दरअसल मैं 20,000 की नौकरी करता हूँ और ये बच्चा मेरा है और मैं इसी का बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन जब मेरी नौकरी चली गई तो इसने अपने भविष्य के लिए मोहित को चुना और मोहित पर इस बच्चे का इल्जाम लगा दिया। अब सोफी सारी सच्चाई खुद ही कबूल कर लेती है, जिसके बाद अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और उसके जाते ही रोशनी कहती है, मोहित, मैं मानती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड शेफाली को बहुत प्यार करते हैं और उसकी यादों से आज तक निकल नहीं पाए, इसलिए आप हर लड़की से बात करते हैं और हर लड़की के साथ में मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी शेफाली की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। मैं अपने इस बच्चे के साथ इस घर से जा रही हूँ। आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मोहित ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और क्या कहा तुमने? जी मोहित जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले माँ जी ने आकर ये सोफी वाली बात बता दी और मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाई। मोहित को अब ये एहसास होता है कि उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन वो उस दुनिया की ना ही कदर कर पा रहा था और ना ही उसे समझ पा रहा था। अब मोहित शेफाली की याद से निकलकर रोशनी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का वादा करता है, जिसके बाद अब वो उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और इस तरह भोली पत्नी का अय्याश पति हमेशा के लिए सुधर जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।